बच्चों, आज मैं आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास 7 पार्ट 1 कहाँ कब और कैसे लेकर आई हूँ। बच्चों, आप लोग के दिमाग में आपकी जागरूकता जो कहती है कि मैम ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये इतिहास की रचना कर देती है, मतलब इतिहास पढ़ने पे मजबूर भी कर देती है। तो आज हम इसी इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको परिवर्तन, यहाँ शब्द लिखा है, परिवर्तन क्या है। हर वक्त हर क्षण आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हर क्षण किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज में परिवर्तन होता रहता है। आप भी बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज आप क्लास 7 में है, आगे के समय में आप क्लास 8 में, 9 में जाएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे, तो आप में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में वो बहुत ही अच्छे से मुझे परिवर्तन दिख जाते हैं कि परिवर्तन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो बच्चों, मैं परिवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगी 750 से 1750 ईस्वी तक के परिवर्तन क्या, ठीक है। ये परिवर्तन लगभग 1000 वर्ष का पूरा परिवर्तन पे प्रकाश डालेंगे। अब बच्चों, मुझे ये बताइए आप लोग कि हिंदुस्तान को हम लोग क्या क्या करते हैं। हिंदुस्तान को पर्यायवाची रूप में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान नाम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान शब्द ये कहाँ से कैसे आ गया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। जब तुर्क लोग हमारे यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो सिंधु में रहने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये लोग सिंधु न बोलकर हिंदू बोल देते थे, ठीक है। तो हिंदू बोलने लगे और हिंदू के इस भूमि को हिंदुस्तान नाम दे दिए ये तुर्क के लोग। फिर आपको अगर देखा जाए तो मुगल बादशाह, जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे, उन्होंने वस्तुतः सभी संपूर्ण महाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग किया था, ठीक है। अगर देखा जाए तो अभी हम लोग जो भारत का नक्शा देखते हैं वो उस टाइप का नहीं था। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान सभी मिले हुए थे और सब एक थे, क्योंकि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के साम्राज्य में भारत का बहुत ही ज्यादा विस्तार हो चुका था। मुगल साम्राज्य अपना बहुत बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिंदुस्तान के बारे में जाने। अब हम जिस राज्य में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिहार। बिहार कैसे आया, बिहार को हम कैसे जानेंगे, ठीक है। बिहार क्यों बोलते हैं, तो बिहार के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे महान इतिहासकार, ठीक है, मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध के इस बिहार भूमि को अर्जे बिहार का नाम दिया था, ठीक है, अर्जे बिहार। और बाद में हमारे मुगल बादशाह अकबर ने उसे एक पूर्ण गठित प्रांत के रूप में घोषित कर दिया। तो इस तरह से बिहार, हम लोग अपने राज्य को बिहार भी कहने लगे और तब से हम इस बिहार को बिहार ही कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य युगीन भारत का आर्थिक जीवन, रहन सहन, खान पान, शिक्षा, संस्कृति आदि पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे, ठीक है। मध्य युगीन भारत में आर्थिक जीवन हमारा किस पे आश्रित था, तो कृषि पे हमारा आर्थिक जीवन आश्रित था। कृषि से हम लोग अन्न को उपजाते, खाते, पीते और धीरे धीरे मतलब कहा जाता है कि कृषि तो था ही हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत जीने के लिए। उसके बाद उद्योग भी, छोटे छोटे पैमाने पे उद्योग भी हम लोग करने लगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, शहरी जीवन को भी अपनाने लगे। शहरी जीवन में हमारा बोलचाल, रहन सहन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। तो अगर देखा जाए तो कृषि की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग कृषि, पहले उतनी हमारे पास सुविधा नहीं थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में हमारे यहाँ कृषि कुड़ाई जो हम लोग करते थे, वो कुदाल होता है, एक फावड़ा होता है जिसका हम लोग प्रयोग करने लगे थे। फिर सिंचाई के लिए वर्षा का पानी हुआ करता, वर्षा का पानी को हम लोग तालाब, कुओं में इकट्ठा करके उसे हम लोग खेतों में फिर दिया करते थे। फिर लेकिन वो कुओं और तालाबों से पानी निकालने के लिए क्या एक यंत्र हुआ करता था, ठीक है, उसे हम लोग घटी यंत्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पानी निकाल के सिंचाई किया करते हैं। फिर बच्चों, मैं एक बात
बात बताऊंगी कि इस तरह से कृषि वगैरह के बारे में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बदलाव आते गया, धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे लोग आए, ठीक है। जब हमारे यहाँ अरब से लोग आए थे तो वो अपना एक नया धर्म भारत में लेकर भी आए, उसे इस्लाम धर्म कहते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म अरब से ही आया है, चूंकि फिर उनके भी हम लोग रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, खान पान को एक्सेप्ट किया, सीखा उनसे, और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उस चीज को ढोते आ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारा चीज का परिवर्तन होते चला गया। फिर अगर हम देखा जाए तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो कागज का निर्माण, कागज कब कहाँ कैसे आया, तो सबसे पहले चाइना में आया, ठीक है। तो चाइना में सबसे पहले 24वीं शताब्दी में आया था, 24वीं शताब्दी में आया था। उसके बाद आपको 13वीं शताब्दी में भी भारत में लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास आया, ठीक है। जिससे हमारे शिक्षा का अगर बात की जाए तो शिक्षा का बहुत ही अच्छे से बड़े पैमाने में प्रसार हुआ, वृद्धि, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रसार हुआ। फिर इसके साथ ही साथ व्यापार का अगर क्षेत्र देखा जाए तो कागज के जरिए हम लोग व्यापार में भी बहुत आगे बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत सहूलियत होती थी कागज के द्वारा लिखने में या किसी प्रकार का संदेश देने भेजने में। फिर उसके बाद अगर विज्ञान के क्षेत्र में कहा जाए तो हम लोग चूंकि पहले व्यापार समुद्र के मार्ग से हुआ करता था, समुद्र के मार्ग से होने की वजह से मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि समुद्र से आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी, तो उस समय विज्ञान के क्षेत्र में एक विकास हुआ, जो नाव में इस तरह का आप देखे होंगे, इस तरह का लगा रहता था, दिशा सूचक कहलाता, जिसकी वजह से जो व्यापारी होते थे उन्हें पता चलता था कि हमें किस दिशा में जाना है और किस तरह से जाना है, कहाँ पहुंचना है। तो दिशा सूचक का मतलब आविष्कार हुआ, खोज हुआ। फिर उसके बाद समय सूचक का खोज हुआ। अब एक 14वीं शताब्दी की बात की जाए तो 14वीं शताब्दी के आसपास में फिरोज शाह जो थे, हमारे फिरोजाबाद में एक मीनार पे घड़ी, नक्षत्र घड़ी, फिर जल घड़ी वगैरह मतलब वो लगाए थे, और जिससे दिशा के बारे में भी हम लोग जान पाते थे, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र उन्होंने स्थापित किया था। तो इस तरह से घड़ी का भी निर्माण हुआ। अगर युद्ध के क्षेत्र में देखा जाए तो घोड़े के पीठ पे एक लोहा का ऐसा बना रहता है जिसे रकाब कहते हैं, जिसपे सेना आराम से कूद कर बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत ही सहूलियत होता है घुड़सवारी करने में। तो युद्ध के क्षेत्र में जब आक्रमण करना होता था तो सेना मतलब घोड़े से इधर उधर गिर ना जाए, वो रकाब उन्हें स्थिर रखता था घोड़े पे, ठीक है। तो रकाब का भी उसी समय खोज हुआ था। फिर उसके बाद आपको देखा जाए तो घोड़े की नाल आज भी हम देखते हैं कि घोड़े की नाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और घोड़े की नाल जब उस समय खोज हुआ तो घोड़े को भी ये सहूलियत हुआ कि अगर मिट्टी कैसा है, किस जमीन पे वो चल रहा है, अगर नरम है तो उसपे भी वो आराम से चल सकता था, या खुरदरा या कठोर जमीन है तो उसपे भी घोड़ा आराम से चल सकता था। तो इस तरह से घोड़े की नाल की भी खोज हुई। अब बच्चों कालांतर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन इस तरह से हुए, तुर्क के लोग आए, अफगान के लोग आए, ईरानी लोग आए, अरब के लोग आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी रीति रिवाज, संस्कृति मतलब अपनी पूरी छवि यहाँ छोड़ गए, और यहाँ पे हम लोगों को अपनी सारी संस्कृति भी इन्होंने बताया, जिससे एक मिली जुली एक संस्कृति का निर्माण हुआ, जिससे गंगा जमुनी संस्कृति भी कहते हैं। अब बच्चों मैं गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।